अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज लाउंज। आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ मदीहा फखर। मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आपको हर सुबह खबरों से बाखबर रखने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम न्यूज लाउंज में। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर। बात होगी आज दिन भर होने वाली अहम सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सकाफती तब्दीलियों पर भी। आपको खबर देंगे जिंदगी के हर पहलू और हर लम्हा बदलते मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से। तबसरे, तज्ज़िये, आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियात। आपको आवाज़ बढ़ते हैं नवा वक्त टुडे में और सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की मुल्की और बैनुल अक़वामी अहमियत के हवाले से। 2006 जापान ने इराक से अपनी फौजों को वापस बुला लिया। इराक में अपने क़याम के दौरान जापानी फौज ने तामीर नौ इंसानी हमदर्दी के मैदान में अहम किरदार अदा किया। 2008 18 जुलाई नेपाल की असम्बली गौर करने के बावजूद अपना सदर मुंतखब नहीं कर सकी। ये इंतखाबात मुल्क में शहनशाहियत के खात्मे के 1 माह बाद मुनक्किद किए गए, इसलिए नेपाल में इन इंतखाबात को बहुत अहमियत हासिल है। 1993 में गुलाम इसाक खान और मियां नवाज शरीफ ने अपने दफातर छोड़ दिए। नवंबर 1990 में नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की इब्तिदा की थी और 1993 में उन्हें ये कदम किसी सियासी मसले की वजह से उठाना पड़ा था। नवा वक्त टुडे में इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। नवा वक्त की अहम खबरों पर तबसरे करने के लिए उनसे तज्ज़िया हासिल करेंगे नवा वक्त के डेप्यूटी एडिटर, सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार सईद आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब जी, कैसे हैं आपकी जी, थैंक यू। बढ़ते हैं नवा वक्त की सबसे अहम खबर जो आज आई है, जिसमें मुंबई हमला केस के हवाले से बात की गई है। मुंबई हमला केस भारतीय हुकाम के बयानात गैर कानूनी करार पाए। जुडिशल कमीशन की बगैर जरा कार्रवाई को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते, ये रिमार्क्स दिए हैं खुसूसी अदालत ने। पाकिस्तान भारत नया अदालती कमीशन तश्कील दें, गवाहों पर जरा न करने का मुआहदा अगर मौजूद है तो उसे खत्म किया जाए, ये रिमार्क्स दिए हैं खुसूसी अदालत के जज ने। ज़कीर रहमान लखवी समेत 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ समात 21 जुलाई तक मुलतवी। भारत का कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद करने पर इजहार नाराज़गी। जी सईद साहब जी, इसमें देखिए जी, इसमें जो भारतीय मक्कारी जो है वो इसमें यहाँ है। देखिए, जिस वक्त ये सानिया हुआ, मैं सानिया तो नहीं कहना चाहिए इसे, ये तो एक साख्ता एक ड्रामा था इंडिया का। तो उस वक्त आप देखिए, जब ये वाक़या हुआ ना मुंबई टैक्स वाला, उस वक्त नई दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वज़राए ख़ारजा के कंपोजिट डायलॉग जारी थे और हमें 100% यकीन है कि वो डायलॉग सैबोटाज करने के लिए इंडिया ने ये ड्रामा खुद रचाया था। और उस वक्त से ही आप देखिए, जिस तरह उन्होंने फिर यानी कि पाकिस्तान पे चढ़ाई की दहशतगर्दी के हवाले से, और वो डायलॉग की मेज़ उल्टा दी और फिर ये कहा कि अब पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाइए, ये उसके बाद के वाक़यात थे सारे। तो उसके बाद देखिए, अब यानी ये जो अजमल कसाब नाम का जो मुलज़म इन्होंने इसमें एक पाकिस्तान पे मलबा डालने के लिए, उसका ताल्लुक यहाँ से एक साहिवाल की एक कस्बा है, वहाँ से उसका नाता जुड़ा। तो उससे एक यानी कि क्लियर कट वो बंदा, इनके जो खबरें आई उस वक्त, वो बंदा 5 साल पहले से इनके पास था और एकदम इन्होंने एक ड्रामा रचा के उस पर सारा मलबा डाला और फिर पाकिस्तान पे मलबा डाला। और अब देखिए, इसमें यानी कि इंडियन जो कोर्ट है उसने उसको सज़ाए मौत दी। मामला तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान पे मलबा डालने के लिए इसको इशू बनाया उन्होंने। और सूरत हाल ये है, यानी इनकी अपनी, आप देखिए, इनका तासुब, इनकी जानबदारी का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि पाकिस्तान ने जब एक जुडिशल कमीशन में आया, वहाँ यानी कि इंक्वायरी करवाने के लिए कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, कम से कम हम भी जाकर देखें, वहाँ से इंक्वायर करें कि ये आपके इल्ज़ामात सही है या नहीं। आप देखिए कि उन्होंने अजमल कसाब तक रसाई, यानी कि उससे मिलने तक नहीं दिया। सिर्फ उससे नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन की जिस ऑफिसर ने, उससे भी जरा करने नहीं दी पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या मामला था। तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का स्टैंड जो वो तो शुरू देर से क्लियर है इस बारे में
कि ये बिल्कुल एक खुद साख्ता कहानी है। अब जो एक पाकिस्तान भारत नया अदालती मिशन तश्कील दें, ये जो नया अदालती मिशन तश्कील दिया जाएगा उसका क्या लाहा अमल अपनाया जाएगा, उसमें आपको क्या लगता है कुछ बेहतरी के इम्कान? उसमें मेरा ख्याल है ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों के जो जुडिशल कमीशन आप कह लें, एक कंबाइंड जुडिशल कमीशन कह लें, इंडिया के भी लोग हों, पाकिस्तान के भी लोग हों, यानी कि बिल्कुल एक इंसाफ करने वाले लोग हों, तो फिर तो आप तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें से निकलना क्या है, ये तो एक यानी कि एक धोखाधड़ी पर मबनी एक कहानी है, खुद उनकी तैयार करदा कहानी है। वो कोशिश करेंगे इंडिया वाले कि जो उन्होंने एक केस बनाया है वो उसी पर स्टैंड करें। तो इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस फटे में पड़ना नहीं चाहिए। ये जुडिशल कमीशन की जो डिमांड है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ जस्टिफाई है पाकिस्तान की तरफ से कि ये कुछ डिमांड की जाए। उनके तो अज़ाइम सामने हैं इंडिया के, वो तो आपको पल्ला नहीं पकड़ाएगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त इन्हें ये कहना चाहिए। सही साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताते चलें कि गरीब को सब मार रही है, हुक्मरानों ने सिर्फ एलीट क्लास के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा ले रखा है। हुकूमत मर्जी का कानून बहुत तेज़ी से बनाती है, अवामी मुफाद के मामले पर बरसों लग जाते हैं। इसके साथ ही कालाबाग डैम की तामीर, लाहौर हाई कोर्ट ने 7 अगस्त तक विफाक से जामे जवाब मांग लिया है। सूबों और सियासी जमातों के एतराज़ात से भी आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो गरीब तबके के हवाले से बात की। अब जो हमारी आवाम है, हुक्मरानों पे तो एतमाद रहा नहीं, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है, अदालत ही एक अब अदलिया जो है एक आखिरी सहारा है गरीब आवाम का, क्या कहेंगे इसमें? मदिया यकीनी बात है ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह यानी कि फिक्रमंदी के साथ मामलात को जो मुल्क और कौम से रिलेटेड है उनको आगे ला रही है, ये मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया, हमारी एक पूरी सोसाइटी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया कि जिन हुक्मरान तबकात को अवाम अपने वोटों से इलेक्ट करके अपने मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में लाते हैं, वो अवाम उन्हीं अवाम का हशर क्या करते हैं। तो इसमें अब देखिए ये मौजूदा असम्बलियाँ जो है, इसमें इनके अपने जो वज़ीर ख़जाना वो टेक्नोक्रेट उनको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी काम की बातें कर जाते हैं। कभी लास्ट जब बजट उन्होंने पेश किया तो उस वक्त उन्होंने ये कैटेगरिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बयान दिया था कि ये जो ऐवान इस वक्त मौजूद है, यहाँ इस वक्त जो लोग बैठे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि 8% भी अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये सारे एलीट क्लासेस के हैं जहाँ बैठे, और इन्होंने अवाम के मसाइल के हल के लिए यहाँ क्या आवाज़ उठा रही है। और यही होता, वो ज़ाहिर है अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करते हैं, तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। अब देखिए जितनी अब तक कानून या आइन साजी हुई है, क्लेम करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन क्या इस बालादस्त पार्लियामेंट ने अवाम को बालादस्त, जिन्होंने आप ये पार्लियामेंट यानी कि जो असल जो तख्लीक करने वाली जो शख्सियत है वो अवाम है पार्लियामेंट को, इस तरह बालादस्त तो अवाम को होना चाहिए, लेकिन इस पार्लियामेंट ने अवाम की बालादस्ती के लिए अब तक क्या किया? कोई काम जो किया? जो भी तरमीम आप देख लें, 18वीं तरमीम देख लें, 19वीं, 20वीं, अब 21वीं। इसी हवाले से सईद साहब, अदालत ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत था गुर्दों और इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए, जिसमें जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि जो कवानीन अवाम से अदम दिलचस्पी रखते हैं, जिनकी अवाम को जरूरत नहीं है, वो तो 1 घंटे में मंजूर कर लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंतहाई अहम कवानीन पर 2-2 साल का अरसा लग जाता है, लेकिन ये मंजूर नहीं होते। अब देखिए जो यानी कि पल भर चुटकी में जाके मंजूर किए जाते हैं, वो यकीनन अवाम की अदम दिलचस्पी वाले होते हैं, लेकिन इनकी अपनी दिलचस्पी वाले होते हैं, इनके अपने मुफादात रिलेट होते हैं उन कवानीन के साथ। एक ही दिन में सराइकी सूबे की करारदाद लाई गई और एक ही दिन में उसे मंजूर करवा लिया गया। आप देखिए इस असम्बली को मुशर्रफ ने पढ़ी लिखी असम्बली बनाने की कोशिश की थी, ग्रेजुएट का वो पख लगा के उन्होंने एक शर्त लगा के, लेकिन उसका जो हशर किया इन्होंने, लेकिन पढ़ी लिखी असम्बली का क्या फायदा सर? 40% वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो मुफाद परस्त तबकात हैं, जिनको हम ये कहते हैं एलीट क्लासेस, इनके अपने जो मुफादात हैं, इन पर ज़द नहीं पड़ने देनी इन्होंने, चाहे जो भी हो जाए। असम्बलियों में हेर फेर से इनके लोग ही आते हैं, चाहे जिस पार्टी से जो पार्टी भी इक़्तिदार में होगी, इन्हीं क्लासेस के लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम की खराबी है जो कि चलती हुई आ रही है और आज तक इसने अब पाकिस्तान के हालात को इतना ख़राब कर दिया है, इस खराबी को किस तरह से दूर कर किया जा सकता है? आपने कहा कि सुप्रीम जो है वो अवाम है, क्योंकि अवाम ही मुंतखब करके इनको पार्लियामेंट में लाती है, ठीक है,
तो अब इस सिस्टम की खराबी को दूर कर किस तरह से किया जा सकता है? अवाम को क्या किरदार अदा करना होगा ऐसे हालात में? इसमें देखिए, अवाम ही मेरा ख्याल है बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अवाम को चॉइस का हक दिया जाना चाहिए। इस वक्त बदकिस्मती ये हमारे सिस्टम है ना, इसमें अवाम के पास चॉइस का कोई हक नहीं। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि जमातें जो इलेक्शनों में आती हैं, जो अपने उम्मीदवार वो लाती हैं, वही गिने चुने होते हैं, वही उन्हीं क्लासेस के होते हैं। इसमें अवाम के लिए अब चॉइस फिर वो लेसर इवल वाली बात हो जाएगी कि चले वो नहीं है तो ये सही। तो इसमें कबाहत जो है मेरा ख्याल है ये कोई बुनियादी एक तब्दीली ऐसी होनी चाहिए हमारे इंतखाबी निज़ाम में जिसमें अवाम के पास चॉइस का हक हो, वो महसूस करे। अब देखिए अमेरिका की हम बड़ी नकाती करते हैं, लेकिन वहाँ एक सदाती इलेक्शन जो है उसमें इतना है कि जो कैंडिडेट बनता है ना किसी पार्टी का, पहले उसके लिए भी चॉइस अवाम को दी जाती है कि आपने किस को हमारे उम्मीदवार के लिए पसंद करना है। अवाम को चॉइस दी जाती है। बिल्कुल। अब राजा साहब का दौर है, बिजली के हवाले से भी बात कर ली जाती है। कालाबाग डैम का जैसे कि हमने जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने 7 अगस्त तक विभाग से जवाब मांग लिया है, तो आपको क्या लगता है कि विभाग अब क्या जवाब देगा? देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार ये केस नहीं आया। इससे पहले भी कुछ 4-5 साल पहले भी 3-4 दरखास्तें फाइल हुई थी हाई कोर्ट में कालाबाग डैम की तामीर के लिए। उसमें ज़ियाद शाहिद की भी थी, 1-2 और पिटीशनें भी थी। तो उस पर भी हाई कोर्ट ने बहुत कंसर्न शो किया था और उसमें फैसला यानी कि डायरेक्टिव दी थी बाकायदा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है। सईद साहब, ये डेवलपमेंटल वर्क है, क्या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो तरक्याती कामों के हवाले से कोई हुक्म जारी कर सके कि आप कालाबाग डैम को बनाएं? देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं ना ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, मतलब 199 के जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास है 184 के इख्तियारात, आइन की जो दफ़ात है, उनमें ये टेकअप कर सकती है। हाई कोर्ट भी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। जो यानी कि रिलेट करते हैं इंसानी मसाइल से मुतल्लक, मुल्क के मुफादात से मुतल्लक जो मामला रिलेट करते हैं, उनको ये टेकअप कर सकती है। 1.5 अरब रुपए की तो तकरीबन इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर लागत आई थी, और ये कहा जाता है कि शायद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के एतराज़ात की वजह से इसको मुकम्मल नहीं किया। नहीं, इसमें ये बिल्कुल प्रोजेक्ट भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था, और अगर उस वक्त नीयत ठीक होती ना, नेक नीति से, अब जिस तरह देखिए तरबेला और मंगला डैम भी तो बने थे ना, उसके लिए किसी इत्तेफाक राय की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। ये इत्तेफाक राय का जो एक शोशा इन्होंने छोड़ा है, ये एक सियासत है। इसमें जाहिर इंडिया भी वो तो बस बना दिए गए थे ना, उसमें तो इत्तेफाक राय या इख्तिलाफ राय का तो मामला। इसमें देखिए ना अमीर अब्बास साहब, इसमें जो पीछे जो डोरियां हिल रही है वो है इंडिया। इंडिया के अपने मुफादात है, वो नहीं चाहता पाकिस्तान को स्ट्रेंथन होता देखना, नहीं चाहता। वो चाहता है कि पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाए, ताकि इसको वो हम कहते हैं कि तर्न वाला बना के फिर वो हजम कर दे। क्या आपका कहने का मकसद ये है कि कालाबाग डैम की मुखालफत में जो कुव्वतें बरसरे पैकार हैं उनको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है? इंडिया फंडिंग करता है, स्पॉन्सर नहीं करता। इंडिया ने बाकायदा एलोकेट किए हुए 6 अरब रुपए सालाना उसने एलोकेट किए हुए सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपने प्रोपेगेंडा करना है कि कालाबाग डैम जो है पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है। और ये प्रोपेगेंडा जितना आप देखिए, ये खैबर पीके के जो लोग ANP वाले करते हैं, या अंदरून सिंध के कुछ जो कौम परस्त हैं, वो उनके हाथों में खेलते, इंडियन लॉबीज़ के हाथों में खेलते, और बाकायदा फंड उनमें तकसीम होते। तो ये इंडिया के जो मकासद हैं वो तो कालाबाग डैम ना बनाने देने की नौबत लाने वाले। देखना हमारे हुक्मरानों ने है कि इन्होंने मुल्क के मुफादात की किस तरह से निगहबानी करनी है। ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया निगार और जो माहिरीन हैं, उन्होंने इस बात को लाजमी करार दिया है कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। ये एक फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से एक लाजमी हिस्सा बन चुका हुआ है। अगर इस पर काम नहीं किया जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचेगा। तवानाई का बहरान तो पहले से है, उसके अलावा ज़राअत को भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का बयान सामने आया कि बलूचिस्तान गैर मुल्की हाथ गड़बड़ कर रहा है बलूचिस्तान में, और बदअमनी को पूरे सूबे में फैलने से रोकना होगा। नाराज नौजवान मुल्क दुश्मनों के हाथों में न खेलें, कौमी परचम की तौहीन करने वालों से बात नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया मसले को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। क्या वाकई गैर मुल्की मीडिया मसले को बढ़ा चढ़ाकर बयान? इसमें देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का बयान और कल जो दिया था बयान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने, उनके बयान को सामने रखे तो आप देखिए तजाद कितना है, यानी हुक्मरानों में अपनी सफ़ों में कितना तजाद है। ये जो पिक्चर सामने ला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें तो गड़बड़ खलफशार है, और बैरूनी, और यकीनन ये बात सही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल इतने भी गंभीर नहीं जितने बढ़ा चढ़ा के पेश किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आपस में ये तय कर लेना कि इन्होंने करना क्या है।
उसके बाद ही जो खराबियां हैं उनकी निशानदेही हो पाएगी और उसके बाद फिर कोई कानून की अमलदारी हो पाएगी उसमें। इसमें तो ये इनकी सीरियसनेस तो नज़र नहीं आती। अब देखिए ये कहते हैं कि जो कौमी परचम जलाते हैं उनके साथ बात ही चले, उनके साथ बात ना करें, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं वहाँ जो इक्का दुक्का जो लोग हैं, मसलन जो कौम परस्त हैं वहाँ लीडर मसलन जो नौजवान की आदत में शाहजैन है, आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? कम से कम आप उनको तो कौमी धारे में लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के जो 10 अजला जिनको हम तरक्की पजीर अजला कह सकते हैं, गैर तरक्की याफ्ता अजला कह सकते हैं, उन 10 अजला में से 8 का ताल्लुक जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान के सबसे पसमानदा 10 अजला में से 8 सिर्फ बलूचिस्तान से हैं और डेरा बुगटी जो है पाकिस्तान के जो कुल 113 अजला हैं उनमें से डेरा बुगटी का तरक्की के हिसाब से 113वां नंबर है, सबसे आखिर पर आता है। तो अगर कौमी परचम की बात एक तरफ है, जायरीन पर जो हमले हो रहे हैं एक तरफ है, कम से कम तरक्की तो की जा सकती है बलूचिस्तान। जब महरूमियों का एहसास इतना शदीद हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि उन्हें यानी कि जिस खिते की आप पसमानदगी की बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो क्या वो करेंगे फिर? ठीक है, उनमें कोई भी सोच पैदा हो सकती है, रिएक्शन में कुछ भी कर सकते हैं वो, जिस तरह अब हुआ है। इसमें रिएक्शन जो है, इसमें सियासी मामला भी है, इसमें पसमानदगी भी है, महरूमियां भी हैं। बलूचिस्तान के तो वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं पाकिस्तान में, ज़फरुल्लाह जमाली साहब, लेकिन वो भी और अब भी वो जमाली साहब डिप्टी चेयरमैन हैं, वो भी बलूचिस्तान से, और इवन ये हमारे चीफ जस्टिस जो है, हाँ जी, इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान पहुंच रहे हैं, अमनो अमान की बात करें, लेकिन शायद ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की शान बेनियाजी है, उनका हुस्न नजर है कि उन्हें बलूचिस्तान में कोई मसला ही दिखाई नहीं देता, जबकि बलूचिस्तान तो अब मुकम्मल तौर पर मसालिस्तान बन चुका है। अगली खबर की तारीफ सिफारती प्रोटोकॉल के हवाले से बात करेंगे। सिफारती प्रोटोकॉल की आड़ में अमरीकी जासूसी कार्रवाइयां फिर शुरू। दफ्तर खारिजा ने 18 अप्रैल को तमाम सिफारत खानों से असलहा और स्टाफ की तफसीलात मांग ली हैं। अमरीकी एम्बेसी ने जवाब नहीं दिया। अब एक और खबर भी हम शामिल करते चले। उम्मीद नहीं जरदारी नवंबर में इंतखाबात के लिए शेड्यूल देंगे। मियां शहबाज शरीफ की तरफ से ये बयान सामने आया। अवाम को रिलीफ पर 4 अरब रुपए खर्च करेंगे। वज़ीर आला ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो सिफारती प्रोटोकॉल के हवाले से हम बात करेंगे कि अमरीकी जासूसी कार्रवाई एक बार फिर से शुरू। इसमें देखिए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अमेरिका ने जिस तरह अपना नेटवर्क यहाँ पूरा फैलाया पूरे मुल्क में, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन वो अपने शहरियों के लिए ये जो कैरी लूगर बिल आया था ना जी, उसमें जितने उन्होंने तस्लीम करवाए थे अपने शहरियों के लिए, वो मेरा ख्याल है बेहमीती की इंतहा थी हमारे लिए, कि जितना यानी कि जो हमारे अपने शहरी हैं इस मुल्क के, उनको वो मराद, वो सहूलतें हासिल नहीं जो आम अमरीकी बाशिंदा जो है, वो चाहे जिस भी शक्ल में आ जाए, चाहे दहशतगर्द की सूरत में आ जाए, चाहे जासूस की शक्ल में आ जाए, उनको हमने प्रोटोकॉल देकर या इज्जत का मुकाम देना है उन्हें। तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया है। फिर कोई ब्लैक वाटर या रेमंड डेविस, जी वही मैं उसी पस मंजर में बात कर रहा हूँ कि अब देखिए जिस तरह यानी कि रेमंड डेविस का जो मामला था वो सब पूरी को दुनिया के सामने, नंगी दहशतगर्दी की उसने, दिन दिहाड़े उसने 3 बंदों को कत्ल किया, और उसके बाद जिस तरह प्रोटोकॉल देकर उसे यहाँ से भिजवाया गया, मेरा ख्याल है कोई खुददार मुल्क जो है उसके लिए एक कलंक का टीका आप कह लें, उसके माथे पे हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर लगा रहेगा ये। तो अब देखना चाहिए कि कौमी खुददारी जो हमारी एक मुस्लिम उम्मा की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी है, उसकी किस हद तक हमारे हुक्मरान निगहदाश्त कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये देखना चाहिए हमें। अब अभी देखिए ये नेटो सप्लाई के हवाले से जिन हजीमतों का सामना करना पड़ा है हमें, और खोली इन्होंने 7 माह एक ड्रामा रचा के इन्होंने बंद रखी, वो उसमें भी ज़ाहिर इनके अपने मुफादात थे। तो जिस तरह इन्होंने खोली उसके बाद नेटो सप्लाई एक जिस तरह से खोलने से रोका जा रहा है, वो दिफा पाकिस्तान काउंसिल, वो भी एक अजीब तरह की सूरत है। शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है, वक्त चुके बहुत कम है, सईद साहब उम्मीद नहीं कि जरदारी नवंबर में इंतखाबात के लिए शेड्यूल देंगे, क्या वाकई लग रहा है कि नवंबर में शेड्यूल आ जाएगा? अब देखिए इसमें इनको उम्मीद नहीं तो क्या ये तवक्को रखे कि इन्होंने तो इंतखाबात कराने, इनके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। आप तो तैयारी करें ना इंतखाबात की, आप तो राब्ता अवाम मुहिम अपनी जारी रखें। जलसे तो शुरू हो चुके हैं, जलसे तो यकीनन शुरू हो चुके हुए हैं, लेकिन जो इंतखाबात की जो एक्टिविटी है ना, जो इलेक्शनरिंग हम कहते हैं, इंतखाबात के दिन है, फिर तीसरी कुव्वत का भी जिक्र किया जा रहा है इसके साथ साथ। तीसरी कुव्वत से क्या मुराद है? यानी कि वो जो मावराए आइन इकदाम वाली बात होती है। अब देखिए ना,
पहले सिर्फ तीसरी कुव्वत होती थी, पीपल्स पार्टी ने चौथी कुव्वत भी बना दी, अदालत को भी वो कुव्वत में शामिल, अदालतों को तो उन्होंने अपोजिशन का दर्जा दे दिया है ना। वो बाकायदा कहते हैं कि हम अपोजिशन जितना एहतराम करते हैं अदलिया का। ये कहने से क्या मुराद है, फैसलों का एहतराम नहीं करते, लेकिन तो अल्लाह करे कि नौबत ना आए ये ऐसे हालात की कि हमें वो दिन फिर देखना पड़े कि कोई अस्सलाम वालेकुम कहकर आए और 10 साल 11 साल यहाँ बराजमान मेरे अजीज हमवतनों। हाँ, तो इसमें बचाव अगर करना है तो हुक्मरानों नहीं करना है। इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी का इत्तेहाद सादा अक्सरियत ले सकता है। अमरीकी रिपोर्ट एक सामने आई है जिसके मुताबिक और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM, ANP और JUI की नशिस्तें कम हो सकती हैं। ये अमरीकी रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है। ये रिपोर्ट तो सुनामी खां के मुंह पे थप्पड़ लगती है मुझे। वो तो जाहिर है अपने तौर पे बैठे हुए हैं एक बिल्कुल सवीब करने का, और इसी जोम में वो किसी से पल्ला पकड़ाने पे नहीं आ रहे, किसी के साथ इत्तेहाद की बात। और फिर दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि किसी इत्तेहाद की तरफ नहीं आ रहे। वो इतना उन्हें जोम है कि उन्होंने तो बस सब कुछ उल्टा के रख देना है, तहस नहस कर देना है, और बिल्कुल वो। लेकिन सही साहब वो तो दावा करते हैं कि जो नए वोटर्स का इंदराज हुआ है 3.5 करोड़ के करीब नौजवान वोटर्स, वो सारे वोटर्स तो मेरे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, एक हमदर्दी तो है। अब जो यंग जनरेशन है ना, उसे माजी का तो कुछ पता नहीं ना, सियासतदानों ने क्या किया है, क्या कुछ हुआ है। अब सामने जो इस वक्त जो यंग जनरेशन के सामने जो क़यादत मौजूद है, उनमें से ही उन्होंने देखना है कि कौन सा हमारे सूटेबल हो सकता है। तो इसमें इमरान खान को एडमायर करते हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी एक सियासत में जो एक वोट की तकसीम होती है ना, जो अब तक चली आ रही, भुट्टो एंटी भुट्टो एक जो है उसमें जो है ना, फिर अगर ये जो एंटी भुट्टो वोट जो है ये इकट्ठा नहीं होगा तो तब तक इकट्ठा नहीं होगा, वोट को शिकस्त जो है वो नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया सईद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे नवाब वक्त टुडे में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आपको बताते चले कि इस अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि कोई भी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, 5 बड़ी सियासी जमातों में से कोई भी सियासी जमात जो है वो 80, 90 या 100 के करीब सीटें नहीं ले पाएगी। कौमी असम्बली में 60 से 65 तक सीटें ली जा सकेंगी पाँचों जमातों की जानिब से। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे साथ होंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत राना मोहम्मद अशर साहब, और उनसे बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ हाउस में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब, यूथ अफेयर्स, सेहत, आर्कियोलॉजी और स्पोर्ट्स राना मोहम्मद अशर साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र। 4 पोर्टफोलियोज आपको दिए गए हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से। इनमें से हर पोर्टफोलियो बजाते खुद इतनी अहमियत रखता है कि उसके लिए एक अलहदा शख्स होना चाहिए। आप मैनेज कर पाते हैं चारों पोर्टफोलियोज को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका प्रोवाइड किया। ये एक्चुअल पहले टूरिज़म डिपार्टमेंट था, तो ये पिछली गवर्नमेंट में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर था। लेकिन अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम के टैक्सेस से एक्चुअली ये सैलरीज़, ये तनख्वाहें, ये तमाम जो पैकेज होते हैं ये दिए जाते हैं। तो लिहाजा CM पंजाब ने इन चारों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक ही डिपार्टमेंट 4 उन्होंने आपको दे दी और 18 उन्होंने अपने पास रखी। नहीं, इसका भी एक्चुअल जो मिनिस्टर का चार्ज है वो CM साहब के पास है। और टूरिज़म है, जो स्पोर्ट्स है वो पहले था एजुकेशन के पास, तो उसको साथ बुला लिया। और जो आर्कियोलॉजी है वो हमें फेडरल से शिफ्टिंग हुई है, और यूथ अफेयर्स। तो अब क्योंकि ये एक ही सेक्रेटरी है चारों डिपार्टमेंट्स का, और उनके विंग अलग-अलग है, मतलब MD TDCP अलग है जो ओवरऑल TDCP को, टूरिज़म को डील करते हैं। उसी तरह जो DG स्पोर्ट्स हैं वो डील करते हैं, और DG आर्कियोलॉजी है, और एडिशनल चार्ज जो DG स्पोर्ट्स हैं उनका हमने यूथ अफेयर्स को दिया हुआ है। सर, आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो बात करेंगे टूरिज़म के हवाले से करेंगे, बाकी भी इंशाल्लाह आपको हम ज़हमत देंगे, दूसरे हवाले से भी बात करेंगे। टूरिज़म के हवाले से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके दौर हुकूमत में टूरिज़म को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम अभी तक उठाए गए हैं, क्या किया गया है अभी तक? देखिए, ये TDCP जो एक कॉरपोरेशन है, ये 88 में मियाँ मोहम्मद शहबाज शीख साहब को मियाँ मोहम्मद नवाज शीख साहब ने टास्क दिया था,
और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त से लेकर टूरिज़म की प्रमोशन होती रही। लेकिन ये जो 10 साल का एक गैप आया, इसमें दहशतगर्दी का जो इशू था वो बहुत हाईलाइट हुआ, और जिससे टूरिज़म बिल्कुल रुक गया जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर साल के इवेंट क्रिएट किए हुए हैं। अगर हमने 17, 18, 19 फरवरी को इसी साल जी। हमने चोलस्तान में जीप रैली करवाई, जी। जिसमें लाखों लोग वहाँ पे आए और इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी वहाँ पे शिरकत की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर थे वो वहाँ पे आए, और उस इलाके की प्रमोशन को हमने मद्देनज़र रखा। और 3 दिन का वहाँ पे इवेंट था, और उसमें तकरीबन गवर्नमेंट के कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए अखराजात है। लेकिन इलाके के लिए और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए ये अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और उसका सारा जो था वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का विजन था। उसके बाद हमने लाहौर के अंदर ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में बग्गी फेस्टिवल का अरेंज किया। ये जो शादी ब्याह पे बगियाँ होती हैं, उन अनपढ़ आदमी को आज तक किसी ने अप्रिशिएट किया ही नहीं था, तो हमने वहाँ पर उनका कंपटीशन करवाया, और तकरीबन कोई 23-24 बगियों वाले आए लोग, और वहाँ पर हमने उनकी घोड़े की खूबसूरती, उनकी सफाई, उनके लिबास की सफाई, उस पर हमने कैश अवार्ड उनको दिया, और वो एक हेल्दी कंपटीशन करवाया, और वहाँ उनमें अवेयरनेस दी कि आप इस माशरे के बाइज्जत ऑनरेबल शख्स का एक मुकाम हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और उसके साथ साथ हमने ये जो बैंड बाजा जिसको कहते हैं, हमने बैंड फेस्टिवल भी करवाया, और उसमें नेवी, पुलिस, रेलवे, तमाम डिपार्टमेंट्स की जो थी बैंड बाजे की टीमें वो वहाँ पे आई। और अभी परसों हमने द्राबी झील पर हमने 15 तारीख को वहाँ पर हमने वाटर स्कूटर और बोटिंग का हमने सब एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है पंजाब हुकूमत के हवाले से, जिस पर तनकीद भी की जा रही है, एतराज़ भी किया जा रहा है कि आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, अगर हम बिलखुसूस आपकी मिनिस्ट्री की बात करें या पंजाब की दीगर मिनिस्ट्रीज की बात करें, तो उनकी प्रमोशन के ऊपर, उनकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लैपटॉप स्कीम हमारे सामने है, उसके अलावा जो भी आशियाना है, उसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट जो दानिश स्कूल सिस्टम है। तो जिस तरह आपने बात की कि आपने 2 करोड़ की प्रमोशन की, इस तरह से सिलसिला, तो उसमें प्रमोशन के ऊपर और एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है कि उसके जो प्रोडक्टिव फैक्टर है वो बिल्कुल दब के रह जाता है। देखना जी, कुछ इश्यूज होते हैं कि वो अवामी इश्यूज होते हैं, और अवाम जो है वो इंटरटेनमेंट मांगती है, अवाम मांगती है कि उनको तफरीह के मौके प्रोवाइड किए जाएँ। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसी तरह जो टूरिस्ट है उसको फैसिलिटेट करना, उनको एक माहौल देना। जो इतना कंजस्टेड माहौल हो चुका है कि आजकल दहशतगर्दी और टीवी देख देख कर छोटा सा मिसहैप होता है तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। उस माहौल से निकालने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और ये कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। और पटियाला चेयर लिफ्ट है हमारे पास, पटियाला चेयर लिफ्ट जो है वो हमने 1990 में लगवाई थी, और आज भी आप वहाँ पर देख सकते हैं डेली 32 से 3500 जो हैं लोग वहाँ से उस चेयर पे चढ़ते हैं, और तकरीबन पिछले महीने का जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू 1990 में आपने लगवाई थी, लेकिन एक शिकायत सामने आती है कि 22 साल गुजर जाने के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी रेनोवेशन नहीं की जाती। नहीं, ये आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे होगा, लेकिन हमने पिछले साल उसकी जो मैकेनिकली फिटनेस थी उस पर हमने कुछ 7 करोड़ रुपए लगाए हैं, और अब उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की है उसकी फिटनेस, उसके लिए हमने वज़ीर आला पंजाब ने कुछ 6 करोड़ रुपए दिए हैं, और अभी उसकी जो केबल है वो अंडरग्राउंड बिछ रही है, उसका कंट्रैक्ट हमने दे दिया है, और वो अक्टूबर में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने 2 हफ्ते पहले सुना कि अयूबिया की चेयर लिफ्ट पर मिसहैप हुआ, और लाहौर से ही हमारे एक मुअज़्ज़ज़ नौजवान और उसकी वालदा बैठे हुए थे, वो गिर के उनको चोटें आईं। तो अयूबिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है, और उस गवर्नमेंट ने उसको फौरी तौर पर बंद किया क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, उसकी अपग्रेडेशन नहीं हो रही थी। अपग्रेडेशन की आपने बात की, और आपने बात की कुछ इश्यूज की, आवाम से भी हम राय लेना चाहेंगे, और इसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम न्यूज लॉन्च में। इसके लिए आपको नंबर बताते चलें, 0423 हमारा कोड है, 6315207। एक दफा फिर से आपको बता दी चलो, 042363155207 पे आप कॉल कर सकते हैं। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद
मौजूद हैं और सियाहत के हवाले से खास तौर पे आज इनसे बात कर सकते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि रेस्ट हाउसेस होते हैं, होटल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, जो ख़ास तौर पे सियाहत के हवाले से आप लोगों की जानिब से इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें देख रहे हैं हम कि रोज़ ब रोज़ जैसे कि वक्त देख रहे हैं कि कुछ कमी आती जा रही है, कुछ खराबियाँ आती जा रही हैं, जैसे कि अब सिर्फ बराए नाम ही रह गए हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए जी, हमने वो इक़दाम किए हैं जो ऑन ग्राउंड नज़र आएँ, और ये जो आप समझते हैं कि जो मरी है वो पाकिस्तान में एक स्विट्ज़रलैंड की हैसियत रखती है जी। और पूरे जहाँ पे पानी की शिकायत सामने आ रही है आपके स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे लोड शेडिंग की शिकायत सामने आ रही है, वहाँ के ताजर बेचारे चीखों पुकार कर रहे हैं कि जितने भी सियाह आते थे वो उनकी तादाद कम होकर रह गई है। नहीं, ये सूरत हाल ऐसा आपकी बात ठीक है, वहाँ पर लोड शेडिंग का इशू है। मैंने चंद दिन पहले खुद जाके विज़िट किया। लोड शेडिंग का इशू है, लेकिन वो आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने कितनी कोशिशें की। हमने एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने उनको ये कहा कि हमें बाकी सूबों के बराबरी की सतह पर ट्रीट किया जाए। हमने 3.5 अरब रुपये रेवेन्यू पिछले महीने उनको पे किया, लेकिन ऐसा हमें वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जैसे कि कराची या इस्लामाबाद में लोड शेडिंग नहीं होती। सर वो तो एक अलग इशू है। ये आपसे जानना चाहेंगे जो इंटरनेशनल हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए हैं, क्या मतलब सहूलतें उनको मुहैया की जा रही हैं, क्या किया जा रहा है? देखिए जी, हमने पैकेज उनके लिए अरेंज किए हुए हैं। जैसे स्कूल टूरिज़्म है कि हम स्कूल के बच्चों और बच्चियों को फैसिलिटेट करते हैं, हम मार्केट से बसें और वैगनें हायर करते हैं, उनको हम बैठाते हैं, हमारा गाइडर जो है वो उसके ऊपर होता है और वो तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उनका विज़िट करवाते हैं और उनको उनकी हिस्ट्री बताते हैं। जैसे शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है, शालामार बाग है, तो ये हिस्ट्री बताने का हम कुछ नहीं लेते और उनसे मिनिमम जो वो फेयर होता है, जो हमने ऐसा आगे देना होता है वही है। और उसी तरह जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको भी हमने पैकेज दिया हुआ है, हम उनको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तमाम उनको गाइडलाइन देते हैं। और जो बेचारे नेशनल हैं नहीं, उनको भी हम करते हैं। देखो ना, अब ये मरी है, मरी में हमने वहाँ पर अपनी एक वैगन चलाई है और जिसकी टाइमिंग हमने रखी है, बेशक उसमें 2 टूरिस्ट हों 5 हों, वो मरी शहर से चलती है और पटियाला तक जाती है और उसका बहुत हमने कम फेयर रखा हुआ है, कम पैसों में जाकर वहाँ हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अलमुख्तर के हम समझते हैं कि अगर फोर्ट मनरो में हमारा रिजॉर्ट है तो वहाँ पर भी हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। हम कलर कहार पे भी हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने झील बनाई हुई है, वहाँ पर भी टूरिस्ट आता है और जो हमारा रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, उसमें कम पैसों पे उनको इंटरटेनमेंट दी जाती है। और इंशाल्लाह हमने 1.5 साल पहले एक दिन सदियों के सफ़र के नाम पे बस एक शुरू की थी, लेकिन वो दहशतगर्दी की वजह से जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सैब हुआ था तो उसके बाद टूरिस्ट ने आना छोड़ दिया था। इसहाक हैदराबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे आज टूरिज्म के हवाले से, खासतौर पे अपने प्रोग्राम में बात करें। जी इसहाक, क्या कहना चाहेंगे आज राना मोहम्मद अरशद साहब से? आप कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है और जमाल है हमारे साथ लाहौर से, उन्हें ले लेते हैं। जमाल, आज राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, टूरिज्म के हवाले से खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं चूंकि लोड शेडिंग है, मुझे नहीं मालूम कि आप इस सब्जेक्ट पे बात कर रही थी टूरिज्म पे, लेकिन जो मैं यहाँ पर एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखिए कि पाकिस्तान में जो इश्यूज है ना उनको ना एड्रेस किया जा रहा है राइटली, ना राइट इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिसाइजेशन है। अब मैं आपको इसका यूं अर्ज करूंगा कि जैसे रमजान पैकेजेस आ रहे हैं, आप देखिए कि रमजान पैकेज। जमाल साहब, माजरत के साथ इस वक्त सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आप बराए मेहरबानी सेहत के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो रमजान पैकेज पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सेहत के हवाले से सेहत तो उस वक्त होती है जब लोगों के पेट में रोटी हो, जब पानी हो, बिजली हो। ये तो चंद लोगों की तफरियात हैं जो एलीट या रिच क्लास या करप्ट हैं या होर्डर्स, या मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। ये जो पैकेजेस हैं, आप सही इश्यूज को एड्रेस करें। वो ये है कि जो करप्ट लोग हैं, जो मुनाफाखोरी रमजान शरीफ से पहले करना शुरू हो जाते हैं, रमजान के दौरान करते हैं, उनको पकड़ें और कोड़े लगाएं। और आप ये इस तरह 4 अरब यहाँ पर खर्च पंजाब में होगा, 3.5 अरब परवेज साहब कर रहे हैं। इसी तरह बात यही है, तमाम करप्ट लोगों की जेबों में जाएगा। वो पहले से
सिर्फ ये होना चाहिए कि ये सजाएं देनी चाहिए। जमाल, जैसे कि आपने खुद ही हमें बताया कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और आप टीवी बहुत कम देख पाते हैं इसी बिना पर, तो आपको बताते चलें कि हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के इश्यूज को भी हाईलाइट करते रहते हैं और आपने रमजान पैकेज के हवाले से बात की, महंगाई के हवाले से बात की, अपने आने वाले प्रोग्राम में खास तौर पर इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज वो आपको देख नहीं पा रहे, उन्होंने जो शिकवा ये किया है कि वैसे तो सियाहत को अगर देखा, सियाहत बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसान के तहजीबी नशोनुमा का हिस्सा होती है, लेकिन सियाहत इतनी महंगी हो चुकी हुई है, जिस तरह जमाल साहब ने कहा कि एक आम शख्स तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जमाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका जो तहफ़्ज़ात वो अपनी जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिल्कुल रमज़ान पैकेज हमने दिया है, हमने 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जबकि मार्केट में अब जो आटा 10 किलो का थैला है वो 240 रुपए में मिलेगा, और जो रमज़ान बाजार है वो हमने 332 पूरे पंजाब में लगाए हैं, वहां पर आटा जो वो 230 रुपए में मिलेगा। लेकिन सब राना साहब, लोगों ने आटा, दाल या घी लेकर तो मरी या रोहतास फोर्ट या फोर्ट मनरो नहीं जाना ना। जो जमाल साहब ने बात की थी, ट्रैवलिंग इतनी महंगी है, वहां पे रेजिडेंस इतनी महंगी हो चुकी है, तो लोग किस तरह से हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हैं, हमने मजिस्ट्रेट्स के अख्तियारात दिए हैं, और जो मुनाफा ज़्यादा कमाएंगे हम उनको पकड़ेंगे भी और उसको सज़ा भी देंगे। और एज सच, क्योंकि हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, ताजर बरादरी को हमने इत्मीनान में लिया है, और वहाँ पर हमने जो आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी मेंबर बनाया है, ताकि रमज़ान में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। अली हैं लाहौर से हमारे साथ। जी अली, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी इशू पे लगे हुए हैं। जब आदमी के पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, टूरिज्म का साथ करेगा कोई? आप ये देखें आप जो सही इश्यूज हैं उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। पहले भी कॉलर बात कर रहे थे, बीच में आपने कॉल काट दी। और उसको, ये जो साहब बैठे हुए हैं इनको पूछें कि इनके घर में कभी लाइट गई है, इनके कभी आटा कम हुआ है? इनको क्या पता है कि वहाँ पे 20 रुपए की बोतल बाजार में मिलती है, वहाँ पे 40 की मिलती है? ये तो बस ऐसे बातें करने वाली बात है। असल बात बताए ना, आप लोगों के पास रोटी नहीं है। सियाहत पर बात करना भी जरूरी है। आपको अगर मैं बताता चलूं तो सियाहत जो है वो मलेशिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं बड़ी, 4थी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं 2009 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, तो 2009 में अगर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात की जाए तो सिर्फ 4 मुकामात, जिसमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और एक और अहम उनका मुकाम है, सिर्फ इन 4 मुकामात से भारत ने 40 करोड़ रुपए सालाना आमदन हासिल की, जबकि 2009 में पाकिस्तान ने सिर्फ 25 करोड़ रुपए आमदन हासिल की। तो सियाहत ना सिर्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि आपके लिए और आवाम के लिए एक तफरीह का भी तो बहुत बड़ा मौका है। यार तफरीह भाई तभी करता है ना बंदा जब उसके पास पैसे होते हैं। आप लोग की इंडस्ट्री सारी यहाँ से पाकिस्तान से जा चुकी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप दुनिया में रहते हैं कि चांद पे रहते हैं? गैस आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं, और टूरिज्म को लेके ढोल पीट रहे हैं। जब एक आदमी के पास गैस ही नहीं होगा, साइकिल पे जाएगा वो वहां पे, या एक बंदे का पेट्रोल नहीं होगा तो क्या करेगा? वो सर पे बच्चों को बैठा। जी बहुत शुक्रिया जवाब साहब। जी शिकवा आपने सुन लिया जी, गैस है ना पेट्रोल है, देखिए जी सहूलियात बिल्कुल नहीं है, वो टूरिज्म किस तरह से करें? देखिए जी, उनकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल लोड शेडिंग का इशू है, और 20 घंटे की लोड शेडिंग ने पाकिस्तान और खासतौर पर पंजाब की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। सिर्फ ना सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि महंगाई की भी बात हो रही है, और खासतौर पे अभी जो आवाम परेशान है, रमजान की आमद है तो महंगाई जो है, यही तो प्रॉब्लम है कि उधर बिजली कम मिलती है और महीने में 2 दफा बिजली के रेट्स में इजाफा होता है। सीएनजी नहीं मिल रही, 3 दिन सीएनजी की लोड शेडिंग होती है, और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, मैं डोज करता हूं। लेकिन हम इनके अवाम के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, हम करते रहेंगे, और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह। हमारे साथ राना साहब लाइन पर मौजूद हैं, लाइव कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। इसाक, आज राना मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी हेलो इसाक, आज क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी शाहिद फरमाइएगा, शाहिद लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शाहिद, मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि टूरिज्म डेवलपमेंट पे बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई शरीफ आदमी आजकल अपनी फैमिली को लेके बेफिक्री के साथ घर से निकल सकता है? जो मुल्क के सब हालात बने हुए हैं, अमन व अमान की सूरत हाल है, इसमें क्या टूरिज्म का ख्याल जो है वो किसी औसत दर्जे की फैमिली के दिल में आ सकता है? वो अफोर्ड कर सकती है? और फिर हमारे जो सबसे खूबसूरत इलाके हैं, शिमाली इलाका जात हैं, क्या वहाँ की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से ऐसी है कि कोई उधर का रुख करे और वो बेफिक्री के साथ जाके अपनी फैमिली को जो है वो सैर सपाटा करा के वापस ला सके? साहब बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, इस हवाले से हम बात करेंगे। नैयर साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको भी लाइन पर ले लीजिए। नैयर साहिबा, आज आप टूरिज्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगी?
मैं ये सदब बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं ये कहना चाहती हूँ, लोग सियाहत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं जो मेरे शुक्र है मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि जब से मेरी शादी हुई है हम 10 साल 12 साल से सियाहत पे जाते हैं। जो मैंने पॉइंट देखा कि मैं उर्दू सीख हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के हर कोने पे अकेली भी जा सकती हूँ। जो आप बात करते हैं ना दहशत गर्दी होती है, हर शख्स मुझसे मोहब्बत करते इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। और क्यों मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाती हूँ दहशत के अंदर, क्योंकि मैं जब मिलती जुलती उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनके साथ मुझे हमदर्दी होती है तो वो मेरे साथ हमदर्दी करते हैं। मैं उर्दू बोलती हूँ, सब की कोई भी जबान होती है वो उर्दू ही बोलते हैं, मुझे इंग्लिश या उर्दू वो सब भूल जाते हैं। हम कौन सेहत बहुत अच्छी चीज है, इसका खर्चा कम होना चाहिए। एक शहर से दूसरे इलाके जाने से क्या होता है, मोहब्बत आती है। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं ना तो मोहब्बतें पैदा होती है। बहुत शुक्रिया नैयर साहिबा, आपने बहुत अच्छी बात की और हमारा मजहब और हमारा दीन जो है वो भी इसी चीज़ का पैगाम देता है, भाईचारे का और मोहब्बत का। एक पॉइंट उठाया हमारे एक लाइव कॉलर ने, इसाक साहब ने, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है, अमनो अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है, ऐसे में टूरिज्म का ख्याल आम लोगों के जहन में नहीं आता, वो डरते हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। इस हवाले से ये जो दहशतगर्दी है, अमनो अमान की सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या वहाँ पे आपको अगवा कर लिया जाए बराए तावान, या अगर आप फोर्ट मनरो जाएं वहां पर आपको लूट लिया जाए, 5 लड़कियां भी फोर्ट मनरो गई, उन्हें पुलिस एहलकारों ने या फिर बंद धमाका हो जाए तो चिड़ियाघर के जानवर मरने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है चिड़ियाघर में बच्चे जाना पसंद करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल मुल्क के अंदर दहशतगर्दी तो है, कोई शक नहीं। और जैसे शुमाली इलाकाजात में ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो हम यही तो आसिफ अली जरदारी साहब को गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान एक बाख्तियार मुल्क है और इस्लामी फलाही मुल्क है, लिहाजा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से ही ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। और इस पर नेशनल असम्बली ने भी रेजोल्यूशन पास की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और अब ड्रोन हमलों के साथ जरदारी साहब तो नाकाम हो गए अपने दौरे हुकूमत में। आपने जो हमारे जितने पिकनिक पॉइंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम? अब आइंदा के लिए अगर आप फ्यूचर वक्त चुके बहुत कम है, लाइव कॉल्स का भी तांता बजा हुआ है, हम मजीद कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं। आइंदा के आपके देखिए जी, आप मरी चले जाए, वहां पर लाखों टूरिस्ट जो है वो वहां पर सैर तफरी कर रहे हैं और हम ऐसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको पानी दे रहे हैं, हम अपनी साथ के मुताबिक उनकी तमाम जो दीगर सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं हम उनको मुहैया कर रहे हैं और लोग वहां पर बिला खौफ खतरा सैर तफरी कर रहे हैं। आइंदा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर आप मुख्तसर बता दें लोगों के लिए कि आइंदा आप क्या करने जा रहे हैं जो आपके पास 4-5 माह बाकी रह गए? देखिए जी, हम मरी के अंदर हमने जो PAE पार्क था और बाग शहीदा था, हमने उसको प्रमोट किया सर पूरे मुल्क की ओवरऑल और क्योंकि मरी में टूरिस्ट ज्यादा जाता है। और उसके बाद फोर्ट मनरो में हम वहां पर हमारा रिजॉर्ट भी है, लोग वहां पर जाते भी हैं, वहां पर भी हम इन फ्यूचर हमारी प्लानिंग है और उस पर हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली है कि वहां पर भी हम चेयर लिफ्ट लगाएंगे। और उसके बाद जलो पार्क में एक बहुत बड़ा वहां पर फॉरेस्ट है, वहां पर हमारा रिजॉर्ट है, वहाँ पर हम फैमिली जाती है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अल मुख्तर के पूरे पंजाब के अंदर वो अगर चोलिस्तान का जंगल है और वहाँ किला दावर पर अगर हम जीप रैली करवाते हैं, मकसद ये है कि दहशतगर्दी के हालात में भी टूरिज्म को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम ये नहीं है टीम तो राना साहब आपके लाहौर के दिल में लिबर्टी चौक में निशाना बन जाती है, खेलें तो बंद हो चुकी हैं, आप खेलों के भी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तानी टीम कोई दुनिया की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आने रही, या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में अपनी जान की अमान चाहते हुए आएगा? देखिए ना जी, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें अफगानिस्तान और अमेरिका इन्वॉल्व है। ये दहशतगर्दी वैसे मुल्क के अंदर से नहीं हो रही, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों जो इराक एजेंट हैं वो पाकिस्तान का माहौल खराब करें। बलूचिस्तान ज़ियारत एक ऐसा मकाम है कि जो बानी पाकिस्तान की वहाँ पर की बात हो रही है। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं? मुख्तसर से आपसे कमेंट्स लेना चाहेंगे आप सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए जी, सिक्योरिटी के लिहाज से हम तमाम पुलिस को साथ लेते हैं। हमने फिर अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया है और उसके बाद जो स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, उनकी तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं। अब क्योंकि सूबों के पास ऐसा तमाम एजेंसीज नहीं होती, जैसे IB है और दूसरी आर्मी की एजेंसीज हैं, वो उनका फेडरल से तल्लुक़ होता है। हमें जब भी किसी चीज़ का इल्म होता है हम पूरी कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के जो हालात है वो बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। आप देखें ना कि बन्नू में जेल से 400 आदमियों को छुड़वा के लिया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल, आपकी सिक्योरिटी के प्रेफरेंस क्या है? उस हवाले से हम यकीनी तौर पे किसी सिक्योरिटी माहिर को भी बुलाएंगे, बात करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल आपकी है कि सिर्फ लाहौर के बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर तकरीबन 30 अरब रुपए की लागत आ रही है और पूरे सूबा पंजाब का जो पुलिस का बजट है वो सिर्फ 60 अरब रुपए है।
सिर्फ 60 अरब से पूरे पंजाब को अमन अमान देना है और सिर्फ 30 अरब रुपए सिर्फ एक बस प्रोजेक्ट पर लग रहे हैं। राना मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और आर्कियोलॉजी। आज हमने इनसे बात की है सियाहत के हवाले से, इनके बाकी 3 पोर्टफोलियोज पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लाइव कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे, हम उनकी कॉल शामिल नहीं कर सके, आइंदा प्रोग्राम्स में आपको भी मौका देंगे। और आइंदा जो आज हमारे प्रोग्राम के आपने लाइव कॉलर्स ने इश्यूज को हाईलाइट किया उन पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे और बहुत जल्द बात करेंगे, जैसे कि महंगाई के हवाले से, रमजान की आमद है, इसके हवाले से भी खास तौर पे अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। न्यूज लाउंज में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब और बुलेटिन के आगाज़ में एक अहम खबर आपको देते चले जो कि एक ट्रैफिक हादसे के हवाले से है। हंगों के इलाके लोयर और अक्सईद में धमाका हुआ है। धमाका हुआ है एक मुसाफिर वैन में, जहां पर इस मुसाफिर वैन में धमाके की वजह से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। लोयर और अक्सईद के इलाके स्पाई रोड पर वैन में होने वाले धमाके में 10 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जराये के मुताबिक वैन में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को CMH कोहाट और क्लाया हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहां बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ग्यारी सेक्टर से मजीद 3 शहदा के जस्दे खाकी मिल गए हैं। सानिया ग्यारी में फौजी ऑपरेशन जारी, शहदा के जस्दे खाकी तलाश करने के लिए पाक फौज के चाको चौबंद एहलकार वहां पर मौजूद हैं। ग्यारी सेक्टर से मजीद 3 शहदा के जस्दे खाकी मिल गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान शम्सी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी ज़ीशान शम्सी, 3 शहदा के मजीद जस्दे खाकी मिल गए हैं, क्या तफसीलात हैं? जस्दे खाकी उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए हैं? जी, ISPR के मुताबिक ग्यारी सेक्टर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बर्फानी तोते के तले दबे हुए फौजी जवानों की तलाश इस वक्त भी जारी है और गुज़िश्ता रात 3 मजीद जो है जवानों के जस्दे खाकी जो है वो तलाश कर लिए गए हैं, जिनकी शिनाख्त का अमल जारी है। इन 3 जस्दे खाकी के बाद जो इस वक्त कुल तादाद शोधा की जो कवर की गई है वो 52 हो चुकी है और मजीद शोधा के जस्दे खाकी की तलाश के लिए भरपूर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पाक की जानिब से वो भी जारी है। जी ज़ीशान, जब जनरल अशफाक परवेज कियानी ने दौरा किया था ग्यारी सेक्टर का तो उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि जब तक आखिरी शहीद की लाश बरामद नहीं कर ली जाती इस बर्फानी तोदे के तले से, तब तक हम इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे। इस वक्त आपको क्या अज़्म दिखाई दे रहा है पाक फौज में? जी बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ तो पाक फौज की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया था कि इस बर्फानी तोदे के तले दबे हुए एक जवान की जब तक बॉडी रिकवर नहीं कर ली जाती इस ऑपरेशन को नहीं रोका जाएगा। और इसके लिए जो आलमी टीमें यहाँ पर बुलाई गई थी उनसे भी मदद ली गई और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने जो है वो तकमील की जानिब जारी है। इस वक्त भी आज जो है इन 3 बॉडीज के बाद 52 इन कुल जवानों की जो है लाशें निकाली जा चुकी हैं और मजीद के लिए भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि लवाहिकीन के वहाँ पर प्यारे इस वक्त बर्फानी तोदे के तले दबे हुए हैं, उनकी तलाश के लिए आखिरी हद तक तमाम वसाइल बरूएकार लाकर उन्हें तलाश किया जाएगा। जी ज़ीशान, पाक फौज के जो इस वक्त नौजवान हैं जो कि इन इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिए हुए हैं, इनके लिए किस किस्म के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? जी, जिस तरह ये हादसा पेश आया क्योंकि वहाँ ग्यारी सेक्टर में जब ये बर्फानी तोदे के तले दबे हुए जवानों के साथ ये हादसा पेश आया तो वहाँ पर जो मौजूद चौकी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ पर एक मुतबादल इंतजाम फौरी उसके बाद हंगामी बुनियादों पर कर दिया गया था और इस वक्त तमाम जो मशीनरीज और दीगर जो आलात हैं वहाँ पर दरकार रेस्क्यू टीमों को दरकार है वो उन्हें वहाँ पर मुहैया की जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए तमाम वसाइल इस वक्त जो है वो बरूएकार लाए जा रहे हैं। ज़ीशान, जिस वक्त ये सानिया पेश आया था उस वक्त तो ऑपरेशन की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही थी मौसम। इस वक्त मौसम चूंकि मुल्क भर में इंतहाई गर्म हो चुका हुआ है, इस वक्त ग्यारी सेक्टर में मौसम की सूरत हाल क्या है और क्या मौसम अभी रुकावट तो नहीं है? जी, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से ये देखने में आ रहा है कि जो डेड बॉडीज की रिकवरी है वो बड़ी तेजी से हो रही है और लग यही रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मुतलका उस जगह तक पहुंच चुकी हैं जहां पर
इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये सारी जो बॉडीज हैं उसी एंगल में एक एक करके मिलती जा रही हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में दिन में तकरीबन 4 से 5 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की जा रही हैं। और जहाँ तक मौसम की इस वक्त बात है तो वहाँ पर मौसम जो है वो नॉर्मल है। इस ऑपरेशन के आगाज में पाक अफवाज को मौसम के हवाले से वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना था, ताहम अब ऐसी इत्तलात नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शम्सी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस का इंजन फेल होने पर मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए अप और डाउन ट्रैक बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मुतादिद ट्रेनें रुकी हुई हैं। घोटकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन फेल होने पर मुसाफिर सरापा एहतजाज हैं। इंजन ठीक न होने पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया और लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस ट्रेन रोक ली। तकरीबन 3 घंटे से अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि तेजगाम और कराची एक्सप्रेस को भी मीरपुर माथेलो स्टेशन पर रोक दिया गया है और खैबर मेल सरहद स्टेशन पर खड़ी है। रेवती रेलवे स्टेशन पर हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस का भी इंजन फेल हुआ, जिसके बाद मुसाफिरों ने तेजगाम को रोक दिया। इस वक्त जिले भर में 7 ट्रेनें रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। ढेर की समेत मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रुकी गई 7 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। लियाकत अवान बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है 3 घंटे से हजारा एक्सप्रेस रेती स्टेशन के मकाम पर मौजूद है। आपको ये बताऊं कि रेती का इलाका जो है वो वीरान इलाका है, जहां पर हजारा एक्सप्रेस रुकी हुई है वहां पर कोई क्रॉसिंग ट्रैक नहीं है, जिसकी वजह से आगे जब तक हजारा एक्सप्रेस को किसी क्रॉसिंग ट्रैक पर रोक कर वहां उसको रोका जाएगा, दूसरी गाड़ियों को क्रॉसिंग देकर अपनी मंजिल तक रवाना नहीं किया जाएगा, वहां तक ये ट्रेनों का सिलसिला बहाल नहीं हो सकता। इसलिए कि डाउन से रोड़ी से इंजन आएगा, लोको शेड रोड़ी से यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि रोड़ी से इंजन पहुंचने के लिए उस इंजन को एक रास्ता चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन तमाम रास्ते में गाड़ियां खड़ी हैं। मीरपुर माथेलो स्टेशन, सरहद, घोटकी पर तो तमाम ट्रैक मुअत्तल होने की वजह से वो जो मुतबादिल इंजन है जो कि हजारा एक्सप्रेस में लगाना है, जिसके जरिए उसको अपनी मंजिल तक रवाना करना है, तो वो इंजन आगे तक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से तमाम गाड़ियां रुकी है। मुसाफिर गर्मी और भूख और प्यास से निडाल हुए। पाकिस्तान एक्सप्रेस में पानी खत्म हो चुका है, मासूम बच्चे जो है प्यास से निडाल है। इस वक्त सूरत हाल जो तमाम सख्त अफसोसनाक पाई जाती है। अब हजारा एक्सप्रेस को आगे ले जाने के लिए इंजन नहीं है, ताकि उसको किसी क्रॉसिंग ट्रैक पर रोककर दीगर गाड़ियों को रवाना किया जा सके। रेलवे इंतजामिया का यह भी कहना है कि जब तक क्रॉसिंग ट्रैक पर हजारा एक्सप्रेस को पहुंचाकर दीगर गाड़ियों को जगह नहीं दी जाएगी, तब तक ये ट्रेनों का जो सिलसिला है, ट्रेनों का जो डाउन ट्रैक है, ये बहाल नहीं हो सकेगा। सूरत हाल ये है कि डाउन ट्रैक मुअत्तल होने की वजह से इंजन आगे नहीं आ पा रहा और हजारा एक्सप्रेस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही। लियाकत, मुतबादल इंजन को रवाना किया गया है, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैक को ब्लॉक कर रखा है इंजन, जिसकी वजह से वहां पहुंच नहीं सकता। अब मुजाहिरीन को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अगर रास्ता देंगे तो इंजन यहां पहुंच पाएगा। जी, ये ऐसा आए रोज इंजन गाड़ियों के फेल होते हैं तो उनको झांसे दिए जाते हैं स्टेशनों पर, उनको कहा जाता है कि जी आप रास्ता दें तो आपको मुतबादिल इंजन के जरिए मंजिल तक रवाना किया जाए। जब सूरत हाल ये होती है कि जहां पर वो गाड़ी क्रॉसिंग ट्रैक पर खड़ी कर देते हैं तो कई घंटों तक वहां रुकी होती है, दीगर गाड़ियों का इंजन बहाल कर दिया जाता है। तो अब ये उन मुसाफिरों में यही सूरत हाल है कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि रेलवे इंतजामिया उनसे सच कह रहे हैं या उन्हें झांसा देकर हजारा एक्सप्रेस को क्रॉसिंग ट्रैक पर रोककर फिर दीगर गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। ये भी आपको बताऊं कि दीगर गाड़ियों को रवाना अगर किया जाता है तो दीगर गाड़ियां रवाना होने तक 3-4 घंटे लग जाएंगे, ताकि फिर भी हजारा एक्सप्रेस 3-4 घंटे तक यहाँ पर हजारा एक्सप्रेस को रुकना पड़ेगा। इस वजह से इनका यही मुतालबा है कि पहले हजारा एक्सप्रेस को मंजिल तक रवाना करें, बाद में उसको दीगर गाड़ियों को जगह देंगे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अवान, हमें अपडेट कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सियासी और तवानाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी को सऊदी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि आमरीयत ने बलूचिस्तान में एहसास महरूमी को जन्म दिया। अकबर भुट्टी का कत्ल मुल्की तारीख का अफसोसनाक वाक़या है। उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। मियां नवाज शरीफ ने नवाब अकबर भुट्टी के पोते नवाब तलाल भुट्टी को टेलीफोन किया, जिसमें उनका कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और अनपसंद हैं। अकबर भुट्टी के खानदान को परवेज मुशर्रफ ने निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत मुशर्रफ की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। नवाज शरीफ ने कहा कि नवाब अकबर भुट्टी का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाक़या है, जिसने अवाम के दिलों को जख्मी और दुखी किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। डेरा भुट्टी में नो गो एरियाज खत्म किए जाएं और अकबर भुट्टी के खानदान को भुट्टी जाने की इजाज़त होनी चाहिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मेरे मुखालिफिन में से एक जनरल जिलानी के बलबूते पर सियासत में आए और दूसरा बीवी की वसीयत से इख्तिदार पर बैठा है। मुझसे वही मुकाबला करे जो अपने पांव पर खड़ा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा असम्बली में बैठे हुए लोगों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करना है। सब लोग मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे मुखालिफिन में से एक जनरल जिलानी के बलबूते पर सियासत में आया और दूसरा बीवी की वसीयत से इक़्तिदार पर बैठा है। मुझसे वही मुकाबला करे जो अपने पांव पर खड़ा हो सके। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए तैयार है, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और ना ही तहरीक इंसाफ किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ नाम नहाद जंग जारी है, जिसमें फौज को अपने ही लोगों से लड़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने 30 सितंबर को 1 लाख अफराद का सुनामी वजीरिस्तान ले जाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस सुनामी में अमरीका समेत इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया के नुमाइंदे शरीक होंगे, जिनको वहां ड्रोन हमलों में मारे जाने वाले मासूम शहरियों के बारे में बताया जाएगा। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त हल्का NA 151 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के के वोटर्स को वोट नंबर से आगाह कर दिया गया है। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त 151 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी जोड़ तोड़, जलसे, जुलूस, नारेबाजी और हर तरह की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। नशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और आज़ाद उम्मीदवार शौकत हयात बोसन समेत 10 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। अब्दुल कादिर गिलानी और शौकत हयात बोसन के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। बेड़ी की कामयाबी के लिए साबिक वज़ीर आज़म हल्के में जलसे जुलूस करते रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक पहले से ही नाफिजुल अमल है। नए कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ने हल्के के 1,38,000 वोटर्स को SMS के जरिए वोट नंबर से आगाह कर दिया है। वोटर्स को SMS के जरिए पोलिंग स्टेशन नंबर भी भिजवा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी किया जा चुका है और इस सिलसिले में 40 कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। न्यूज़ लाउंज में कुछ और मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज हज करप्शन केस की समाअत हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे माजिद जलाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी माजिद जलाल। जी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज हज करप्शन केस की समाअत कर रहा है और इस सिलसिले में जो हज करप्शन में होने वाली तहकीकात थी अब तक FIA की जानिब से की गई, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांग रखी है। इसके अलावा हज करप्शन केस के जो साबिक तफ्तीशी ऑफिसर हुसैन असगर हैं, उनके मुतल्लिक भी ये हुक्म दिया गया था कि उनको अब मुअत्तल करके उनकी तमाम तनख्वाहें बंद की जाएं, क्योंकि इससे कबल बारहा अदालती हुक्म पर हुसैन असगर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से अपनी पोस्टिंग छोड़कर वापस इस्लामाबाद नहीं आए और उनकी जानिब से जो तफ्तीश थी उसको दोबारा से शुरू किया गया। तो ये बार बार अदालती हुक्म दिया जाता रहा और इस सिलसिले में जो हुकूमती मौक़िफ़ अदालत में पेश किया जाता रहा, उसमें ये कहा गया कि हुसैन असगर को अदालती हुक्म पहुंचाया गया है, ताम वहां के वजीर आला और हुसैन असगर वजीर आला जो है वो भी हुसैन असगर को अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए वापस आने के ख्वाहिशमंद नहीं है, जबकि हुसैन असगर खुद भी वापस नहीं आना चाहते, जिस पर अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को यह हुक्म दिया था कि उनका जो तकर्री है उसको फिलहाल मुअत्तल किया जाए, उनके तमाम तनख्वाहें और मराहत रोकी जाएं। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता समाअत पर भी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अदालत को बताया गया
कि जो एक सरकारी मुलाजिम को मुअत्तल करने का कानूनी तरीकाकार है वो अपनाया गया है और इस सिलसिले में समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई है। जी माजिद, इस बारे में बताइएगा कि हुसैन असगर क्या खुद से वापस FIA में नहीं आना चाह रहे या उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत नहीं भेज रही? आमिर, इस सिलसिले में आपको बताता चलूं कि हुसैन असगर खुद से भी वापस नहीं आना चाह रहे हैं और यही मौक़िफ़ जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे अदालत में पेश होते हैं उनकी जानिब से बताया गया। और दूसरा जो एक उज़र साथ में पेश किया जाता रहा वो IG वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी है कि वो हुसैन असगर को जो है वो वापस आने के जो है वो उनकी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि इस वक्त हुसैन असगर गिलगित बल्तिस्तान में IG हैं, IG पुलिस है और उनकी जानिब से जो मामलात वहां पर संभाले जा रहे हैं, यही जो उज़र है अदालत में पेश किया जा रहा है कि तमाम मामलात ठीक अंदाज में चल रहे हैं और उनके वापस जो है वो इस्लामाबाद। माजिद जलाल, ये बताएगा कि मजीद कौन कौन से केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं? इसके अलावा डायरेक्टर FIA लाहौर वकार हैदर है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने आगाज किया है। इन जो FIA के अफसर हैं इन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने NICL केस की जब तफ्तीश जारी थी और अदालती हुक्म पर उस वक्त के जो तफ्तीशी अफसर थे जफर कुरैशी उनको FIA की बिल्डिंग में दाखिल होने से रोका था और अदालती अहकामात की जो खिलाफ वर्जी थी वो किए जाने के इल्जाम हैं। और इस हवाले से इससे कबल वकार हैदर अदालत में अपना माफीनामा भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन अदालत की जानिब से वो मुस्तरद किया गया और इसके बाद उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है और अब फर्द जुर्म आयद करने के बाद बाज़ाब्ता उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। लेकिन गुज़िश्ता 1-2 समातों से जो है वो इस सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी और हर बार अदालती मसरूफियात के बायस इस केस को डिलिस्ट किया जाता रहा है। जी बहुत शुक्रिया माजिद जलाल तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। और अब बात करते हैं कराची की। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसमें सियासी जमात के कारकुनान समेत 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद न्यू कराची सेक्टर 5J में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके अब्दुल रशीद को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबद ना हो सका। मकतूल अब्दुल रशीद जमात इस्लामी का मकामी उहदेदार था। उधर सईदाबाद थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मुत्तहिदा के 27 साला कारकुन अकील को शदीद जख्मी कर दिया, जो कि अस्पताल पहुंचकर चल बसा। जबकि दूसरी जानिब लाहनी कच्ची आबादी में 2 मुल्जिमान ने 42 साला फजल अमीन को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगू पीर थाने की हदूद में वाक़ई नुसरत भुट्टो कॉलोनी में सैफ नामी 35 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्पसन ने नेटो सप्लाई खोलने के फैसले को खुश आइन करार देते हुए इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बेहतर करार दिया है। एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की पाकिस्तान में लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्पसन का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के नेटो सप्लाई के फैसले को कदर की निगाह से देखता है। सप्लाई लाइन खोलने से अफगानिस्तान में बरसरे पहकार नेटो फोर्सेस को बहुत फायदा हुआ और वो बेहतर तरीके से जंग के महाज पर दुश्मन से नबरदास्मा हैं। एडम थॉम्पसन ने मीडिया को बताया कि बरतानिया पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अगले 4 सालों में 650 मिलियन पाउंड की खती रकम खर्च करेगा। तकरीब से ABE के कंट्री हेड सैयद आबदी ने भी खिताब किया। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमा हाफिज सईद ने कहा है कि अमेरिका ड्रोन हमले करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। नेटो सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हुई तो आखिरी हद तक जाएंगे। डेरा गाजी खान ने मीडिया से बात करते हुए हाफिज सईद का कहना था कि हुकूमत नेटो सप्लाई 7 माह पहले खोलना चाहती थी, लेकिन उनके लॉन्ग मार्च की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन हमले करके दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिकी जासूस तैयारी के हमलों में अब तक 40,000 पाकिस्तानी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ताहम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका कहना था कि नेटो सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हुई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कायम करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक करप्शन के खात्मे और आवाम को दरपेश मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चौधरी खुर्शीद जमान की रिहाइशगाह पर रिटायर्ड जर्नैलों, जजेस, वकला, साबिक अरकान पार्लियामेंट और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली चीदा शख्सियात के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हो गए हैं। मौजूदा हुक्मरानों को मजीद 4 साल मिल गए तो मुल्क खत्म हो जाएगा।
उस मौके पर जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा कि गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के बाद गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। मुशावरती इजलास में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर सरदार खालिद इब्राहिम, जमहूरी वतन पार्टी की शोबा ख़वातीन की सरबराह रुबीना शाह, मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क में जारी तवानाई बहरान खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। शॉर्टफॉल में इजाफे के बाद सुई नदर्न गैस कंपनी ने मौसम सरमा में पंजाब की सनतों को 2 माह के लिए सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। तफसीलात लाहौर से मियां शाहिद नदीम की इस रिपोर्ट में देखिए। हर रोज मजीद शिद्दत इख्तियार करते तवानाई के बहरान के बायस जहां अवाम मुश्किलात से दोचार हैं, वहीं अब बिजली के साथ साथ गैस की बंदिश का मुजदा भी सुनाया गया है और शॉर्टफॉल 1 अरब मुकाब फीट तक पहुंचने के खदशात के बायस आइंदा मौसम सरमा में पंजाब की सनतों को 2 माह के लिए सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यूं हजारों अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। सूबे में सनतों को 563 मिलियन मुकाब फीट यौमिया की जरूरत है, लेकिन गैस की कमी के बायस इस वक्त भी हफ्ते में 2 रोज सप्लाई बंद रखी जाती है। इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो हमारे फिगर्स हैं वो कहते हैं कि 2 महीने बंद रखनी पड़ेगी। इट विल ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन द गैस बीइंग सप्लाइड टू पावर एज वेल एज फर्टिलाइजर्स विल हैव टू रिमेन ऑफ और सीएनजी सेक्टर भी इससे ज़्यादा दिन बंद रहेगा। इस फैसले के हवाले से सनतकारों का कहना है कि तवानाई बहरान के बायस मुल्की सनत पहले ही तबाही से दोचार है। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान मजमूई तौर पर सनतों को 180 रोज बंद रखा गया, जबकि रवां बरस ये दौरानिया मजीद बढ़ जाएगा। ऐसे में उनके लिए कारोबार जारी रखना और कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं, जबकि बरामदी ऑर्डर्स भी पूरे नहीं हो सकेंगे। लिहाजा हुकूमत गैस बंदिश के हवाले से तमाम सूबों के साथ यकसा सलूक करे। गैस की लोड शेडिंग को बराबरी की बुनियाद पर कर दिया जाए और अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में इसकी लोड शेडिंग को कर दिया जाए, तो ये जो शॉर्टफॉल 1 बिलियन का कह रहे हैं BCF का, ये डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ रोज़गार इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, इसके साथ मजदूर का है, इसके साथ सनतकार के साथ साथ ट्रेडर का है और पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ का है, एनवायरनमेंट वालों का है। आप देखें तो सीने बहुत सारे सोसाइटी से इफेक्ट होती है, तो इसको बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए और जहाँ जहाँ हमारी नेग्लिजेंसीज हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर काबू पाए। तवानाई का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, ताहम हुकूमत लाख दावों के बावजूद भी इस पर काबू पाने में नाकाम है। MD सुई गैस का कहना है कि आने वाली सर्दियों में 2 माह के लिए सनतों को गैस की फराहमी बंद रखी जाएगी, जिस पर सनतकार परेशान है और उनका कहना है कि हुकूमत इस हवाले से संजीदगी से इक़दाम करे, नहीं तो उनके कारोबार तबाही के दहाने पर पहुँच जाएंगे। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मियाँ शाहिद नदीम, वक्त न्यूज़ लाहौर। और न्यूज़ लाउंज में अभी यहाँ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदेद बात करते हैं कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ट्रेडिंग का क्या रुझान देखने में आ रहा है, जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, आज मुस्बत आगाज हुआ है, ट्रेडिंग स्क्रीन क्या कह रही है? बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि 5 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट ने आगाज़ लिया था। इस वक्त 25 पॉइंट का इजाफा है, 14,471 पॉइंट्स पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है। आज भी सिनेरियो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि रोज़ाना हम आगाज़ देख रहे हैं, पॉजिटिव नोट पर होता है। मार्केट में लो वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी विटनेस की जाती है, चंद मेजर स्क्रिप्ट्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ट्रेडिंग स्क्रीन की खासकर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त KC 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,472 पॉइंट से मार्केट ट्रेड कर रही है। मेजॉरिटी स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव नंबर्स में, थोड़ा सा प्रेशर हम विटनेस कर रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में और ऑयल सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्लो फूड नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहा है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम कंपनी में थोड़े नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरीके से एनर्जी सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स चंद कंपनियों में मिक्स एक्टिविटी विटनेस की जा रही है। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो सीमेंट स्टॉक्स में गुज़िश्ता कई रोज़ से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। DG खान सीमेंट वॉल्यूम लीडर भी रहा, मार्केट को सपोर्ट भी की। लकी सीमेंट में भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही और ये अभी तक बरकरार है। इसी तरीके से बैंकिंग स्क्रिप्ट में भी कल कारोबार के आगाज़ पे थोड़ा प्रेशर था, उसके बाद रिकवरी आना शुरू हुई थी। आज मार्केट में आगाज़ से ही बैंकिंग सेक्टर ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव नोट पे मार्केट की ट्रेडिंग देखी जा रही है। ऐसा उम्मीद लगता है कि मार्केट जो है वो आज 14,500 का लेवल एक बार फिर उबूर कर सकती है। जी आसिफ, पहला माली साल मुकम्मल हो गया जिसके बाद मुआशी आशारिये सामने आना शुरू हो गए हैं, इसके क्या असरात हो रहे हैं मार्केट पे?
जी बिल्कुल, कल स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के नंबर्स जो हैं वो जारी किए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव नंबर्स ये आए हैं। गुज़िश्ता माली साल 2011-12 के इख्तिताम पर करंट अकाउंट खसारा जो है वो $4.5 अरब की सतह को भी तजावुज़ कर गया है, जो कि अगर हम कंपेयर करें गुज़िश्ता उससे पिछले साल से तो वो तकरीबन $21 करोड़ सरप्लस था। और ख़ासकर इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जितने भी नंबर्स आना शुरू हो रहे हैं उसके साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे एक्सपोर्ट टारगेट इस बार स्लिप हो गए हैं। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तिजारती खसारा है, वो भी तकरीबन $15 अरब तक पहुँच चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स थे। ख़ासकर कल जो स्टेट बैंक ने अपने अदाद शुमार इशू किए हैं, $4.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा, ये एक बहुत बड़ा खसारा है जो कि $21 करोड़ सरप्लस था। इसमें हमने ये देखा कि जो हमारी रेमिटेंसेस थी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने जो पैसे भेजे हैं वो भी $2 अरब ज़ायद भेजे हैं। माली साल 2010-11 में ये $11 अरब की सतह पे थे, जबकि जो गुज़िश्ता माली साल ख़त्म हुआ है वो $13 अरब के रेमिटेंसेस के साथ ख़त्म हुआ है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमारा खसारा बढ़ा है वो सिर्फ एक फ़िगर सबसे ज़्यादा इसमें डेंजरस है, वो है गैर मुल्की सरमाया कारी में कमी। तकरीबन 66% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक मार्केट और दिगर मल्टीनेशनल कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारी आती है उसमें 119% की कमी आई है। ये दो बड़े मेजर्स नंबर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक फिगर्स को काफ़ी डिस्टर्ब किया। अगर इसके इम्पैक्ट अगर आना शुरू होते हैं एनालिस्ट अगर के हवाले से मोहम्मद आसिफ आपने बात की, आपसे पूछना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। एशियन स्टॉक मार्केट जो कराची की खास तौर पर जो स्टॉक मार्केट है इस पर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं? कल हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल की जो कीमत है वो $89 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर गई थी ट्रेडिंग के दौरान। और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए ऑयल की कीमत बढ़ना एक तरीके से थ्रेट समझा जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑयल के ऊपर। हमारी ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और हम ज़्यादातर जो है वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं, काफ़ी असर पड़ता है उसके ऊपर। हमारी सबसे बड़ी अदायगियाँ जो पाकिस्तान को डॉलर टर्म में करनी पड़ती है वो उसके ऑयल के इंपोर्ट्स के बिल हैं। इंटरनेशनली जब भी ऑयल इंक्रीज़ करेगा तो हमें यकीनन एक प्रेशर आएगा और यही प्रेशर हम विटनेस करेंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। जो डॉलर हमारा काफ़ी अरसे से पाक अमेरिका ताल्लुकात के बाद, बहाली के बाद कोलेशन सपोर्ट फंड की आमद की ख़बरों पर जो डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ था, ₹95 की सतह से भी नीचे गिर चुका था, ₹94, 90 पैसे और 95 पैसे की सतह पर आ गया था। अब अगर ऑयल की कीमतें मजीद इस सतह से ऊपर जाती हैं तो एक तरफ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा और इसके नेगेटिव असर यकीनन हम मार्केटों पे देख सकेंगे। इसके मंफी असर भी मार्केट में आएंगे। आसिफ, आखिर में नंबर स्क्रीन दिखाएगा एक बार। करंटली मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ट्रेडिंग स्क्रीन पे। इस वक्त KC 100 इंडेक्स में 52 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 14,998 पॉइंट्स पे, 14,999 पॉइंट्स पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 48,16,000 शेयर्स के सौदे हुए हैं। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 14,499 पॉइंट्स पे करंटली इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, हमें अपडेट कर रहे थे कराची स्टॉक एक्सचेंज से। और अब शहर नगर के हालात वाकयात आज हम देखेंगे। गुजरांवाला और फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूर उजरत में इजाफा न होने और मेडिकल समेत दीगर सहूलतों की अदम फराहमी पर मालिकान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गुजरांवाला में मजदूरों ने कतबे और बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। GT रोड भी ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में मजदूरों ने फैक्ट्री जलाने की कोशिश की। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। जलालपुर भटिया में DCO मोहम्मद आसिफ ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। DCO ने महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजिमीन पर जोर दिया कि जिले भर का कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम न रहे। बिहाड़ी में नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ जमात इस्लामी और शबाब मिल्ली ने एहतजाजी रैली निकाली, जो डिग्री कॉलेज से शुरू होकर खानेवाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने नेटो सप्लाई बहाल करने के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि नेटो सप्लाई बंद न हुई तो उनका एहतजाज जारी रहेगा।
खानपुर के नवाही इलाके जज्जा अब्बासियों के मकीनों ने सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से गैस की जल्द फराहमी का मुतालबा किया। इस मौके पर ताजिर रहनुमा जलील खान ने कहा कि 3 रोज में जज्जा अब्बासिया में सुई गैस बहाल न हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जलालपुर भटिया में घरेलू नाचाकी पर शादीशुदा खातून ने खुदकुशी के लिए नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू 1112 के अमले ने खातून को जिंदा निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक खातून की हालत नाजुक है। डेरा गाजी खान में निजी कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप के इख्तिताम पर क्विज प्रोग्राम के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। बच्चियों ने धमाल डालकर प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन का कहना था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ इस तर्ज के क्विज प्रोग्राम से बच्चियों की सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलती है। खानपुर में जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर शहर की पहचान बन गए हैं। मॉडल टाउन A, B, सैटेलाइट टाउन, शाही रोड और दीगर इलाकों में सफाई न होने के बराबर है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करता है, जबकि लाखों रुपए मालियत की कीमती मशीनरी नाकारा हो गई है। शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर और वजीर आला पंजाब से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के झंग रोड पर वाक़े जमील पार्क में खड़ा पानी, बाजारों में कीचड़ की दलदलें और उबलते हुए गटरों ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों का मोहल्लों और बाजारों से गुजरना महाल हो गया है, लेकिन TMA की बेहिसी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। शहरियों ने DCO नसीम सादिक से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में डॉक्टरों ने मरीजों और उनके लवाहिकीन का जीना मुश्किल कर दिया। मरीज दाखिल न करने पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया तो डॉक्टरों ने दुर्गत बना दी। डॉक्टरों की मार धाड़ से लवाहिकीन के कपड़े फट गए। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने उनकी मदद करना चाही तो वो भी डॉक्टरों के अताब का शिकार हो गए। डॉक्टरों ने पुलिस को मार मार कर एहलकार की वर्दी फाड़ दी, जिस पर मरीज के साथ आने वालों ने अस्पताल रोड ब्लॉक करके डॉक्टर गर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारे लगाए। गुड्डू में लाखों रुपए मालियत से बनाए गए अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम 1 साल के अंदर ही नाकारा हो गया और मुख्तलिफ इलाकों के गटर बंद हो गए, जिसके बायस गंदा पानी सड़कों पर आ गया। गंदे पानी की वजह से शहरियों को नमाज और दफातर जाने के औकात में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, पानी के खड़े रहने की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसे वबाई अमराज के फूटने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने वज़ीर बल्दियात सिंध से सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा किया है। दादू डिग्री कॉलेज का मुलाजिम 3 दिन से लापता था, ताहम घर अंदर से बंद होने की वजह से अहले मोहल्ला ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस मकान का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो दादू डिग्री कॉलेज के 40 साला मुलाजिम ईसा की सरकटी लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दी। अहले मोहल्ला का कहना है कि ईसा का चंद रोज कबल बीवी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बीवी मैके चली गई। मकतूल के भाइयों ने मुलाजिम मोहम्मद ईसा के सालों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है। सांगड़ में सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ की जानिब से डायरेक्टर एजुकेशन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरुका से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि हुकूमत के ऐलान के बावजूद नौशहर फिरोज के लोअर स्टाफ मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोअर स्टाफ मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। पाकिस्तान के लिए नया अमरीकी सफीर कौन और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया, जबकि फ्रांसीसी फौजियों के कातिल का अंजाम जानते हैं इंटरनेशनल राउंडअप में। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नए सफीर नामजद कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए रिचर्ड जी ऑल्सन को नया सफीर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि रिचर्ड जी ऑल्सन इससे कबल मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमरीका के सफीर रह चुके हैं। उधर अफगानिस्तान के लिए जेम्स कॉनिंघम को अमरीकी सफीर मुकर्रर किया गया है। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक अमरीकी वज़ीर खारजा को हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार न देने की वजह बताने का पाबंद कर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन टेड डोइच ने कहा कि पाकिस्तान ही हक्कानी नेटवर्क को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है।
रवां साल जनवरी में अफगानिस्तान के सूबे कपीसा में अफगान फौजी अब्दुल सबूर ने फायरिंग करके 5 फ्रांसीसी फौजियों को हलाक और 15 को जख्मी कर दिया था। अब्दुल सबूर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। फौजी अदालत ने पुल चरखी जेल में केस का फैसला सुनाते हुए अफगान फौजी अब्दुल सबूर को सजाए मौत सुना दी है। अस्करी हुकाम के मुताबिक अब्दुल सबूर सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकता है। अफगान सूबे कपीसा में फ्रांसीसी फौजियों की हलाकत में शदीद इजाफा हुआ, जिसके बाद फ्रांसीसी सदर ओलांदे ने कबल अज़ वक्त अपनी फौज के इनखला का फैसला किया था। लंदन में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने अपनाया एक अनोखा अंदाज। ग्रीन पीस तंजीम के कारकुन निजी कंपनी कोआक्टे के पानियों में तेल की तलाश का ठेका मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि पेट्रोल स्टेशन की छत पर मौजूद कुतबी रीछ भी मुजाहिरे में शरीक हो गया और अपनी नस्ल को दरपेश खतरात के खिलाफ मुजाहिरा किया। लोगों की तवज्जो का मरकज बनने वाला ये रीछ पहली बार देखने में असल मालूम होता है। ताहम ये रोबोटिक कुतबी रीछ ग्रीन पीस कारकुनों ने आइसबर्ग के साथ पेट्रोल स्टेशन की छत पर नस्ब किया है। निजी कंपनी को ठेके के खिलाफ मुजाहिरीन ने लंदन 100 से ज्यादा पेट्रोल स्टेशन बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि बर्फानी इलाकों में तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग की कोशिशें पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगी। बोलिविया के दारुल हुकूमत लापाज में आज़ादी की 203वीं सालगिरह मनाने के लिए वहां के लोगों ने अनोखा अंदाज अपनाया और मुकामी बेकर्स ने 5 मीटर बुलंद, 7 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा केक बना डाला। इस मकसद के लिए 85 बेकर्स ने एक हफ्ते तक दिन रात काम किया। केक बनाने के लिए 7 बोरी शक्कर, 10 बोरियां आटा और 11,500 अंडे और 300 लीटर दूध, 20 किलो बेकिंग पाउडर समेत मुतादिद अशिया का इस्तेमाल किया गया। बेकर्स ने पहले इन तमाम अशिया से 400 केक बनाए और फिर इन तमाम केकों को इकट्ठा करके उन पर चॉकलेट की आइसिंग की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि इस केक को बोलिविया की सबसे बुलंद चोटी की शक्ल दी गई और फिर इसे 10,000 से ज्यादा लोगों में तकसीम किया गया। और आज हम आपको बताएंगे कि पीसीबी ने दिसंबर 2012 तक मोहम्मद हफीज को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 15वां मरहला किसके नाम रहा और लंदन ओलंपिक्स में ब्राजीलियन फुटबॉल टीम की तैयारी के बारे में भी आज हम जानेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिसंबर 2012 तक मोहम्मद हफीज को ही T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ओपनिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद और वहाब रियाज टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल की टीम में 15 माह बाद वापसी हुई है। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और इमरान नज़ीर भी तवील अरसे के बाद एक्शन में नजर आएंगे। ऐलान करदा खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, नासिर जमशेद, उमर अकमल, कामरान अकमल, शाहिद आफरीदी, सुहेल तनवीर, इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, उमर गुल, मोहम्मद समी, यासिर अरफात, रजा हसन, शुएब मलिक और असद शफीक शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम मुत्तहदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 28 अगस्त को शारजा में होगा, जबकि T20 सीरीज 5 सितंबर को दुबई में होने वाले मैच से शुरू होगी। श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से ऐलान करदा स्क्वाड में महिला जयवर्धने को कप्तान जबकि एंजिलो मैथ्यूज को नायब कप्तान बरकरार रखा गया है। दीगर खिलाड़ियों में तिलका रत्ने दिलशान, कुमार संगाकारा, ऊपल थरंगा, दिनेश चंदीमल, नवान क्लासिकारा, थिशारा परीरा, लाहिरो तरिमने, लासित मालिंगा, चुमारा कापो गदीरा, रंगाना हिरात, साचित्रा सिनानाइके, जीवन मैंडस और इशोरो उडाना शामिल हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर इशोरो उडाना भारत के खिलाफ सीरीज में अपना पहला एक रोजा मैच खेलेंगे। एशिया कप के बाद से टीम में जगह न बनाने वाले बल्लेबाज चुमारा कापो गदीरा की भी टीम में वापसी हुई है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 3 एक रोजा मैचों में आराम की गर्ज से ड्रॉप किए गए स्पिनर रंगाना हिरात को भी दोबारा शामिल कर लिया गया है। दुल्हारा फर्नांडो, नवान प्रदीप और सजीवो वीराकोन टीम में जगह नहीं बना सके। श्रीलंकन टीम अपनी होम सीरीज में मेहमान भारत के खिलाफ 5 एक रोजा मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 21 जुलाई को हम्बनटोटा में होगा। कराची में शुरू होने वाले सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड 10 पिन बॉलिंग टूर्नामेंट के इब्तदाई रोज ओपन कैटेगरी में मोहम्मद जुनैद 650 पॉइंट के साथ
टॉप स्कोरर रहे, जबकि हसनैन रंगूनवाला 1200 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे और अलीम आगा 604 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। चैंपियनशिप में सिंगल्स, अमेचर्स और डबल इवेंट के फाइनल आज खेले जाएंगे। इवेंट के पहले रोज इंटरमीडिएट टूर्नामेंट बदियुज़्ज़मान ने जीता, जबकि फवाद हुसैन और मोहसिन रजा मुश्तरका तौर पर दूसरे और शुएब अहमद तीसरे नंबर पर रहे। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के 15वें मरहले में फ्रांस के पायरिक फेडरिगो ने 158.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 40 मिनट और 15 सेकंड में तय करके मरहला अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में अमेरिका के क्रिश्चियन वेल्ड ने सेम टाइम में दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि 12 सेकंड के फर्क से फ्रांसीसी थूमा वॉकलियर तीसरी पोजीशन पर बराजमान हुए। उधर रेस में मजमूई तौर पर बरतानवी साइकिलिस्ट ब्रैडले विगिंस 68 घंटे 33 मिनट और 21 सेकंड्स के साथ येलो जर्सी पर बदस्तूर काबिज हैं, जबकि दूसरी पोजीशन पर उनके हमवतन क्रिस फ्रोम मौजूद हैं। बरतानवी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ओलंपिक गेम्स के दौरान अगरचे बारिशों का खतरा मौजूद है, लेकिन इससे बड़ा खतरा शहर के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज में मौसम में बेहतरी होगी। बरतानिया में गुज़श्ता माह सदी की सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी जानिब ओलंपिक्स के आगाज से कबल खिलाड़ियों की आमद ने लंदन की सड़कों को जाम कर दिया है। गुज़श्ता रोज भी हीथ्रो एयरपोर्ट से M4 पर जबरदस्त रश देखने में आया और गैर मुल्की एथलीट्स और शायकीन की आमद के मौके पर मीलों लंबी ट्रैफिक की लाइनों का नजारा किया गया। शायकीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर लंदन में ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी ही रही तो मेगा गेम्स का रंग फीका पड़ सकता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो एयरपोर्ट पर फुटबॉल टीम की रवानगी के मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद ने अपने हीरोज को रुखसत किया। रवानगी से कबल टीम के कोच मानू मेनीजीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी टीम मेगा इवेंट में कामयाबी की ख्वाहिशमंद है और उसके खिलाड़ी बेहतरीन तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील की टीम आज तक ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सकी है, जबकि गुज़श्ता ओलंपिक्स में उसे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन के हाथों 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ताहम ब्राजीली टीम कांसी का तमगा हासिल करने में जरूर कामयाब रही थी। दूसरी जानिब पीरू के सदर ओलांटा हमाला ने 17 रुकनी ओलंपिक स्क्वाड को रुखसत किया। इस मौके पर खातून अव्वल भी उनके साथ थीं। लीमा के सदारती महल में मुनक्किदा तकरीब में ओलांटा हमाला का कहना था कि अगरचे हमारे खिलाड़ियों के पास इस इवेंट के लिए वैसे वसाइल नहीं हैं जो इसके लिए दरकार होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक गेम्स 27 जुलाई से लंदन में शुरू हो रहे हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका में पानी की सतह के नीचे अनोखे म्यूजिक कॉन्सर्ट के इनकाद के बारे में। और हैरी पॉटर सीरीज के मशहूर किरदार रिडेनियर रेडक्लिफ अमेरिकी फिल्म ऑनर्स में जलवागर होंगे। अमेरिका में मुकामी रेडियो स्टेशन ने पानी के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनकाद किया, जिसमें शिरकत के लिए 300 से ज्यादा अफराद गोताखोरी के मुनफरिद लिबास पहनकर पानी की गहराई में उतर गए। इस कॉन्सर्ट में म्यूजिक के शौकीन वाटर प्रूफ मौसीकी के आलात के जरिए एल्विस प्रेस्ले, दी बैटल्स और जिमी वोफ्ट समेत मुतादिद नामवर मौसीकारों को खराज अकीदत पेश करते रहे। अमेरिका में हर साल खुश्की की बजाय 60 और 70 फुट पानी की गहराई में मनाए जाने वाले इस दिलचस्प इवेंट में शायकीन मुनफरिद लिबास पहनकर शिरकत करते हैं और समंदर के अंदर मौसीकी की धुनों से महसूस होते हैं। हैरी पॉटर सीरीज से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार डैनियल रेडक्लिफ को एक और नॉवल पर बनने वाली फिल्म हॉर्न्स में कास्ट कर लिया गया है। डैनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर सीरीज में बतौर चाइल्ड स्टार काम शुरू किया था और फिल्म के तमाम पार्ट्स में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। अब उन्हें हिदायतकार अलेक्जेंड्री आजा की फिल्म हॉर्न्स में कास्ट कर लिया गया है, जिसकी कहानी न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर नॉवेल से माखूज है। बावराई कुव्वतों पर बनने वाली फिल्म एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसे लोगों से गुनाहों का एतराफ कराने की ताकत हासिल होती है।
आज की न्यूज़ लाउंज से आप तक के लिए इतना ही। मुझे मदीहा फ़खर और अमीर अब्बास को इजाज़त दीजिए।